तो स्वागत करते हैं आज फिर से आपका मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में। आज सांख्यिकी का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो सांख्यिकी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। तो आइए देखते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण क्या है। आंकड़ों के विश्लेषण में हमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी जो आंकड़ों का विश्लेषण है उसमें हमको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें? नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कहा गया है कि समूह के सभी आंकड़ों की समूह के किसी एक आंकड़े के पास पाई जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। यानी समूह के सभी आंकड़ों का मान किसी एक आंकड़े के निकटस्थ पाए जाने की प्रवृत्ति को भी हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। फिर इसमें हमको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मीन, यानी सांख्यिकीय माध्य क्या है, कैसे हम जो है उस आंकड़े को प्राप्त करेंगे जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो सांख्यिकीय माध्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह संख्या जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो यहाँ पर कोई विशेष आंकड़ा था वही यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही है कि जो संख्या सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है उस समूह का सांख्यिकीय माध्य कहलाती है। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मीन, यानी सांख्यिकीय माध्य हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सांख्यिकीय माध्य मूल रूप से पहले दो प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें आपका पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य को भी तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका समांतर माध्य, दूसरा है आपका गुणोत्तर माध्य और तीसरा है हरात्मक माध्य। इसी प्रकार स्थिति संबंधी माध्य को दो भागों में बांटा गया है, माध्यिका एवं बहुलक में। आप के सिलेबस के अनुसार यहाँ जो आपको पढ़ना है वो सांख्यिकी माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, यानी ये तीन चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, जिसमें पहला है आपका समांतर माध्य। तो आइए समांतर माध्य से शुरू करते हैं। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य वह मान है जो किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग में उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी वह मान जो सभी पदों के मूल्य, यानी पदों का जो योग होगा वही उसका मूल्य कहलाएगा। तो मूल्यों के योग में उन पदों की संख्या, यही ध्यान देना है आपको, दो चीजें इसमें होंगी, पदों का योग और पदों की संख्या, यानी पदों के मूल्यों का योग और उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सांख्यिकीय माध्य में जो समांतर माध्य पहला जो टाइप है उसको ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि जो सांख्यिकीय माध्य में हमको प्रश्न मिलेंगे वो कितने प्रकार से मिलेंगे। तो वो दो प्रकार से मिलेंगे, जिसमें पहला है आपका पंक्तिबद्ध आंकड़े, यानी जो आंकड़े एक केवल पंक्ति में दिए रहेंगे वो क्या होंगे? पंक्तिबद्ध आंकड़े, यानी नॉन टेबुलेटेड डाटा, अर्थात वो सारणी में नहीं होंगे, असारणीबद्ध हम इनको कह सकते हैं। और दूसरा है सारणीबद्ध आंकड़े। सारणीबद्ध का मतलब जो सारणी में हो, यानी टेबुलेटेड डाटा। नॉन टेबुलेटेड डाटा के एक प्रकार को पढ़ना है, और जो टेबुलेटेड डाटा है वो आगे चलकर फिर जो है कई पार्टों में बढ़ जाता है। टेबुलेटेड डाटा को पहले हम दो पार्टों में बांटेंगे, यानी दो प्रकार से हम इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला है जिसमें से प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसके बाद जो डायरेक्ट मेथड है उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े, यानी अनग्रुप डाटा और ग्रुप्ड डाटा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि में केवल और केवल आपका ग्रुप डाटा ही आएगा। इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी हम इस अप्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य निकालेंगे उसको भी हम दो प्रकार की विधियों से निकाल सकते हैं, जिसमें पहला है आपका कल्पित माध्य विधि और दूसरा है पद विचलन, यानी असम्ड मीन मेथड और स्टेप रिवर्सल मेथड।
तो इस प्रकार से जो है हम समांतर माध्य ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए हम क्रमानुसार देखते हैं एक एक पार्ट और उसके एग्जाम्पल, जिसमें पहला आपका शुरू किया जाएगा पंक्तिबद्ध आंकड़े यानी नॉन टेबुलेटेड डाटा। तो देखते हैं पंक्तिबद्ध आंकड़ों का समांतर माध्य हम किस प्रकार से निकालेंगे, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। इसके लिए रूल क्या है, तो इसमें ये कहा गया है कि सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों में पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं, यानी जो भी हमको आंकड़े दिए रहेंगे उसमें हम पदों की संख्या को ज्ञात करेंगे। पुनः आंकड़ों के समस्त पदों का योग सिग्मा xi ज्ञात करते हैं। ये ध्यान है कि इस प्रकार का अगर आपका साइन बना हुआ है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उन सभी को योग कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। जैसे अगर ये कहा गया है कि सिग्मा xi, तो इसका मतलब xi के सभी पदों का योग। इस प्रकार से फिर आगे कहा गया है कि अब सूत्र x बार, ये समांतर माध्य को निरूपित करता है, x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम है, हम क्या करते हैं, सिग्मा xi निकालते हैं। आप डायरेक्ट भी x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n की जगह पे यहाँ ये जो टोटल किया गया है यहाँ पे टोटल करके और आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल सिग्मा xi बराबर हमने जो है सभी टर्म को जोड़ा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जोड़ने में मिस्टेक भी हो गया हो। तो इस प्रकार से आपने इन सभी आंकड़ों को जोड़ा और जोड़ने पर 94 आया। अब पदों की संख्या को काउंट किया गया, पदों की संख्या कुल मिला के 11 है, नंबर्स ऑफ टर्म। सूत्र हमारा बनता है x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n, और आपका ये हो जाएगा सिग्मा xi की वैल्यू 94 और n की वैल्यू हो जाएगी 11। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो x बार बराबर मिल गया 8.54। एक दूसरे टाइप्स का और एग्जांपल है जिसमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 42 है, यानी अब की बार जो समांतर माध्य है वो हमको पहले से दे दिया गया है, और तब इस जो है आंकड़ों में एक अज्ञात राशि है यानी p, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम सभी पदों का योग ज्ञात करें। अब की बार हम डायरेक्ट ज्ञात करते हैं, हम सूत्र जानते हैं x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x बार यानी समांतर माध्य वो कितना दिया गया है, 42, तो यहाँ पे हम 42 x बार की जगह पे रख देंगे, और सिग्मा xi का मतलब पदों का योग, जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हम लिखेंगे 5 + 3 + 7 + 4 और p + 2 प्लस p + 3 + 7 + 9 + 10, और ये हो जाएगा बटे पदों की संख्या n। काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये एक ही पद लिया जाएगा, इसको हम दो पद नहीं लेंगे कि p अलग है और दो अलग है, ये पूरा टर्म एक ही टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी पदों की संख्या जो n की वैल्यू मिली वो हमको मिला 9। अब हम क्या करेंगे, सभी का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो पहले हमारा जो चर है p, और यहाँ पर भी p है, तो ये p और p मिलके हो जाएगा 2p। 42 इधर रहेगा ही रहेगा, आप 9 का इधर लाके गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि इधर भाग दिया गया है, ये 2p हो गया। अब बाकी सभी को हम जोड़ लेंगे तो 5 3 8 7 15 4 19 और 2 21 3 24 7 31 9 40 10 50, यानी 2p और प्लस 50, ये आपको वैल्यू मिली 42 और 9 का गुणा कर लेंगे, यानी अगला स्टेप जो आपका बनेगा वो 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 1 37, और बराबर ये हो जाएगा 2p + 50। यानी अगर हम पक्षांतर करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 318 - 50 बराबर 2p, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 328 और बराबर 2p, या p = 328 बटे 2। इसको हम थोड़ा काटेंगे, यानी सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 16 और 24, यानी ये आपको मिल गया p बराबर
164, यानी अभी तक हमको यहाँ पे समांतर माध्य दिया गया था, एक अज्ञात राशि दी गई थी और उस अज्ञात राशि की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, p बराबर हमको मिल गया 164। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको समांतर माध्य पहले से दिया रहेगा और तब आपको किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालना होगा। इसके बाद जो है आप अगली विधि पढ़ेंगे। ये ध्यान रहे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में वही आप जो है कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर YouTube पर ही कि आपका आंसर क्या आ रहा है और हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि अगर आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है तो आप जो है उसको पूछ भी सकते हैं। आपको हम अलग से अपने व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हो गया पंक्तिबद्ध आंकड़ों का समांतर माध्य। आइए अब इसका अगला जो है विधि देखते हैं। तो आइए देखते हैं मीन ऑफ टेबुलेटेड डाटा, यानी सारणीबद्ध आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से हम निकालेंगे। जो सारणीबद्ध आंकड़ों का माध्य होता है वो पहला उसमें जो है बताया गया कि प्रत्यक्ष विधि, यानी पहली विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे और प्रत्यक्ष विधि में दो प्रकार के आंकड़े आपको मिलेंगे, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। यहाँ पे जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए दिया गया है। इसके लिए रूल क्या है ये बताया गया है, आपको रूल के हिसाब से क्वेश्चन लगाना है, आपके सभी प्रश्न लग जाएंगे। इस प्रकार के आंकड़ों के लिए सर्वप्रथम 3 स्तंभों की सारणी बनाएंगे। आगे उदाहरण में आपको पूरा इस प्रकार से बता दिया जाएगा कि इसमें कोई समस्या नहीं रहेगा। तो पहले हम 3 स्तंभों की सारणी बनाएंगे। पहले स्तंभ में पदों की यानी xi या आंकड़ों को जिसको कहते हैं उसको लिखेंगे। दूसरे स्तंभ में पदों की संगत बारंबारता यानी fi को लिखते हैं। फिर अगला है तीसरे स्तंभ में दिए गए पद एवं उसकी संगत बारंबारता का गुणनफल fi गुणे xi का मान ज्ञात कर लेते हैं। सारणी के अंत में सिग्मा xi का मतलब क्या होता है कि xi के सभी पदों का योग और इसी प्रकार सिग्मा fi गुणे xi, इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा fi xi का मतलब fi गुणे xi का जो हमने मान निकाला है उनके सभी पदों का योग कर लेंगे और इसका हम मान ज्ञात करते हैं। अब सूत्र x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं और ये इनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों के लिए सर्वप्रथम 3 स्तंभों की सारणी बनाएंगे। ये तो आपका प्रश्न हुआ। सॉल्यूशन के लिए हम 3 स्तंभों की एक सारणी तैयार करते हैं जिनमें हम इन आंकड़ों को लिखेंगे। तो जिसमें ये आपके 3 स्तंभों की सारणी होगी, जिसमें पहले पार्ट में हम क्या लिखते हैं आंकड़ों को, यानी यहाँ आंकड़े हैं xi के रूप में और दूसरे में हम संगत बारंबारता यानी fi और तीसरे में fi गुणे xi इसको लिखेंगे। तो चलिए xi जो है वो लिख लेते हैं 10, 30, 50, 70 और 89। इसी प्रकार से fi की जो वैल्यू है यानी संगत बारंबारता है 10 की बारंबारता है 7, 30 की बारंबारता 8, 50 की बारंबारता 10, 70 की बारंबारता 15 और 89 की बारंबारता 10। इनका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे fi गुणे xi और वो सीधे क्रम में होगा यानी 10 और 7 का ये आपका हो जाएगा 70, 30 8 का 240, 50 और 10 का 500 और ये आपका हो जाएगा 1050 और ये हो जाएगा आपका 890। अब अंतिम में हम योग ज्ञात करते हैं यानी टोटल करेंगे। तो यहाँ जो हमको टोटल मिलेगा वो सिग्मा fi, क्योंकि हमने यहाँ पे fi का टोटल किया है तो ये सिग्मा fi हो जाएगा और यहाँ जो टोटल करेंगे वो सिग्मा fi गुणे xi हो जाएगा। सिग्मा fi को हम टोटल कर लें तो इस प्रकार से आपका टोटल करने पर ये मिलेगा आपको 50 और इसका टोटल किया जाए तो इसका टोटल करने पर आपको मिलेगा 2750। ये टोटल हुआ है 2750। अब आपको यहाँ तक मिल चुका है, हमने मान निकाल लिया है। अब केवल सूत्र दिया गया है
एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इस हिसाब से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू हमको मिली है 2750 और बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमको मिली है 50, और इस प्रकार से जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 55, यानी एक्स बार की वैल्यू हमको मिल गई 55, हमको समांतर माध्य मिल गया 55। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और भी मिल सकता है जिसमें आपको समांतर माध्य पहले से दिया जाए, जैसे इसके पहले वाले उदाहरण में बताया गया था, और आपको किसी एक निश्चित राशि यानी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। तो आइए वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमको माध्य पहले से दिया गया है और एक अज्ञात राशि P है उसका मान ज्ञात करना है। पूरा का पूरा मेथड वही रहेगा, बस केवल आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ P की वैल्यू हमको ज्ञात करना है और समांतर माध्य हमको पहले से दिया गया है। तो हम 3 स्तंभों की सारणी बनाएंगे। इस प्रकार से, और जिसमें पहले स्तंभ में हम पद को लिखेंगे यानी आंकड़ों को, इसको xi से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे में बारंबारता यानी fi, और तीसरे में आपका हो जाएगा fi गुणे xi। यहाँ पे आपका पद है 2, 4, 6, 10 और p प्लस 5। इसी प्रकार से आपका fi है 3, 2, 3, 1 और 2। अब fi गुणे xi की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी 2 3 का हो जाएगा, 2 3 6, 4 दूना 8, 6 3 18, 10 1 कम 10, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 10। अब टोटल निकालेंगे यानी हम कुल योग निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा fi और यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा fi गुणे xi। सिग्मा fi को जोड़ें तो 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 8 22 10 32 10 42 10 52, यानी 2p और प्लस 52। अब सूत्र दिया गया हमारा x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। इसमें वैल्यू अब की बार x बार की वैल्यू पहले से ही दी गई है। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य, या जिसको हम केवल माध्य भी कह सकते हैं, और वो आपको दिया गया है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और सिग्मा fi इंटू xi टोटल वैल्यू ये मिलेगी आपको 2p प्लस 52, ये आपका हो गया। और इसकी वैल्यू होगी 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अगर गुणा करें तो 11 6 66 हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा 2p प्लस 52। आगे इसको हम सॉल्व करें तो 75 करने पर आपका हो जाएगा 2p बराबर 66 माइनस 52, यानी या 2p बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कुल मिला के हम 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 से भाग कर देंगे, यानी p बराबर हो जाएगा 14/2, इसलिए p की वैल्यू मिल जाएगी 7। ये आपको मिल गया p का मान, ये आपका आंसर हो गया। तो आगे कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनको आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको सेंड करना है।